उसके पास सच में ये चीज होता, ये गुण होता, तो वो आपसे पैसे क्यों मांग रहा होता? वो सीधा क्या करता? अपने ही बना लेता वो पैसे। तो इसका मतलब ये सब इल्यूजरी है, ये सब छलावा है, दिखावा है, जो आपको फंसाने के लिए किया जा रहा है, जाल बुना जा रहा है। ओके, तो ये रियल नहीं माना जाएगा और वैलिड नहीं होगा। और आखिरी है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, खाली कंसिडरेशन होना इनफ नहीं है, उस कंसिडरेशन का लॉफुल होना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि अगर सपोज ए ने प्रॉमिस किया बी से कि तुम ड्रग सप्लाई करो, बदले में मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा, एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ड्रग। तो वैसे केस में कंसिडरेशन तो यहाँ इन्वॉल्व है, एक तरफ ड्रग्स मिलेगा, दूसरी तरफ 5 करोड़ देंगे, बट ये कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल है। तो वैसे सिचुएशन में इसको हम वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, एग्जाम्पल में लिख लो यहाँ पर, सप्लाई ऑफ ड्रग इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5 करोड़, लिख लो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सप्लाई ऑफ ड्रग इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5 करोड़। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, सप्लाई ऑफ ड्रग इन कंसिडरेशन ऑफ ₹5 करोड़, ये एग्जांपल हुआ। तो मैं रिपीट करूंगा रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन। सबसे पहले कंसिडरेशन प्रॉमिसर के कहने पर मूव किया गया। किसके कहने पर? प्रॉमिसर के। लेकिन क्या कंसिडरेशन प्रॉमिसी ही देगा जरूरी है? नहीं, कोई और पार्टी भी दे सकता है। तीसरा क्या पढ़े थे? एग्जीक्यूटेड है, एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन। चौथा पढ़े थे कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पांचवा कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। कंसिडरेशन वो नहीं होना चाहिए जो एक पर्सन ऑलरेडी किसी लॉ की वजह से करने के लिए बाउंड है। और उसके बाद कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं। और लास्ट है कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी क्या? अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। क्वेश्चन है लेकिन अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम का, 4 मार्क्स, इसी टॉपिक के बारे में। नवंबर 2020 एग्जाम में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है 4 मार्क्स के लिए। आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको फिर रिलेटेड टॉपिक ढूंढ करके आंसर करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। Mr. X, a businessman, has been fighting a long-drawn litigation with Mr. Y, an industrialist. एक बिजनेसमैन है X और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है Y, और उससे लंबा केस क्या हो रहा है? चल रहा है अभी। To support his legal campaign, he enlists the services of Mr. C, a judicial officer, stating that the amount of 10 lakh would be paid to him if he does not take up the brief of Mr. Y. अब यहाँ पर क्या हुआ? लीगल कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने मिस्टर सी की सर्विसेज ली। कौन? एक्स ने लिया, मिस्टर सी। और मिस्टर सी है जुडिशियल ऑफिसर। कौन है? और उसको बोला मैं 10 लाख तुमको दूंगा। क्या करना होगा तुमको? इफ ही डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ मिस्टर वाई, मतलब जब कोर्ट में मामला चलेगा तो तुम मिस्टर वाई के लिए ब्रीफ मत करना, मतलब वो ऐसी बातें मत बताना जिससे कि उनके फेवर में डिसीजन हो। समझ में आ रहा है? लीगल ऑफिसर ऐसी बातें नहीं करेगा कोर्ट में जिससे मिस्टर वाई को फायदा होगा। मिस्टर सी एग्रीज, बट एट द एंड ऑफ लिटिगेशन, मतलब मिस्टर सी एग्री कर गए और उन्होंने वैसा ही किया। किसके बदले में? 10 लाख रुपए के बदले में। मिस्टर एक्स, एंड ऑफ द लिटिगेशन, जब मिस्टर एक्स जीत गए ना लिटिगेशन, मिस्टर एक्स रिफ्यूजेस टू पे टू मिस्टर सी, बोल दिया नहीं देंगे 10 लाख। जाओ, क्लियर? डिसाइड whether Mr. C can recover the amount promised by Mr. X under the provisions of Indian Contract Act 1872. क्यों नहीं?
क्योंकि मिस्टर सी यहाँ पर एक ऐसे काम को करने के लिए 10 लाख रुपए लेना चाहते थे जो काम उनको ऑलरेडी करना था एज पर लॉ, उनको करना था सही ढंग से। तो इसका मतलब है वो उसी काम के लिए पैसे नहीं मांग सकते थे। ओके, तो इसका आंसर जो है मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगेगा एग्जाम में लिखना कैसे है। The problem as asked in the question is based on Section 10 of Indian Contract Act 1872. This section says that all agreements are contract if they are made by free consent of the party competent to contract, comma, for a lawful consideration and with a lawful object and not necessarily declared to be void. ये जनरल आंसर है, ये स्पेसिफिक आंसर नहीं है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में बता दिया सबसे पहले। अब बोला मेन आंसर। फर्दर सेक्शन 23 also states that every agreement to which of which the object is unlawful is void. कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट क्या हो अनलॉफुल वो क्या होगा void. Accordingly, one of the essential elements of a valid contract in the light of state provision is that agreement entered to it into must not be which the law declares to be either illegal or void. मतलब ऐसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा जिसको लॉ क्या कहता है इलीगल या void. फिर इलीगल एग्रीमेंट को भी डिफाइन कर दिया जो पहले हम पढ़ चुके हैं। लास्ट में बोला है इन द गिवन इंस्टेंस इन अ केस ऑफ इंटरफेरेंस विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड रिजल्ट एज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। बोल रहा है ये जो हमने एग्रीमेंट किया है सी के साथ वो माना जाएगा कि कोर्ट के कामकाज में दखलंदाजी है और ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। दिस कैन बी कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ये हम अभी पढ़े नहीं है, वो हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। This agreement restricts one's right to enforce his legal rights. Such an agreement has been explicitly declared to be void under Section 28 of the Indian Contract Act 1872. Hence, Mr. C in the given case cannot recover the amount of 10 lakh promised by Mr. X. तो सुनो, जवाब में यहाँ पर आप ये चीज जोड़ सकते हैं कि कंसिडरेशन भी मिसिंग है। मतलब हम लोग जो पॉइंट अभी पढ़े कंसिडरेशन में क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर तो वैसा ही मामला है। नहीं सॉरी, हम लोग जो पढ़े थे पॉइंट कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग व्हिच अ पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू डू। क्लियर है? इस पॉइंट का भी रेफरेंस हम यहाँ पर आंसर में बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जवाब एकदम मैच करेगा सही से आंसर के साथ, लेकिन अगर आप नियर बाय भी पहुंच जाओगे ना तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं, मिलेंगे। ओके, तो एग्जाम में तैयार रहना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। एग्जाम में आपको थ्योरी क्वेश्चंस कम आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पेज नंबर 23 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन suit by a third party to a contract। मिला suit by a third party to a contract। देखो क्या है इसका मतलब। Though under Indian Contract Act 1872 the consideration for an agreement may proceed from a third party, the third party cannot sue on contract। बोल रहा भले ही कंसिडरेशन जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ से जा सकता है लेकिन थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में। अभी पढ़ो इसके बारे में और क्या। ओनली अ पर्सन हु इज द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन इट। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि कौन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अपना हक लेने के लिए केस कर सकता है और कौन नहीं। Thus, the concept of stranger to consideration is a valid and is different from stranger to a contract। Example, P who is indebted to Q, P indebted है Q से, sells his property to R। प्रॉपर्टी लेकिन किसको बेचा? R को। और R प्रॉमिस किया कि वो Q को उसका पैसा दे देगा। ये तो बड़ा उलझन वाला मामला है। P को पैसे किसे देने थे? Q को। P ने प्रॉपर्टी बेचा किसको? R को। और R को बोला कि तुम इसका पैसा Q को दोगे। क्लियर है? आगे क्या हुआ? If R fails to pay, R पैसे नहीं देता है किसको? Q को। Then in such situation, Q has no right to sue R लिखो। No right to sue R, comma, and R is a stranger to contract। क्या यहाँ पर Q
आर पर केस कर सकता है? आंसर इज नो। क्यू आर को ना तो जानता है, ना क्यू का आर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ है। तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है कौन? आर। यहाँ पर पी और क्यू के बीच का कॉन्ट्रैक्ट में आर कौन है? स्ट्रेंजर। तो क्यू जो है वो आर पर केस नहीं कर सकता, क्यू बहुत ज्यादा होगा तो पी पर केस कर सकता है और किसी पर नहीं। क्लियर हो रहा है? The aforesaid rule that the stranger to a contract cannot sue is known as a doctrine of privity of contract। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना होगा। Doctrine of privity of contract is however subject to certain exceptions। मतलब कभी भी कोई स्ट्रेंजर केस नहीं कर सकता किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, लेकिन इस डॉक्ट्राइन के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें स्ट्रेंजर केस कर सकता है, वो अब हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है सूट बाय ए थर्ड पार्टी, यानी केस बाय ए थर्ड पार्टी, और इसको दूसरा नाम हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसके कुछ क्या हैं? इसके कुछ क्या हैं? एक्सेप्शन। और उन एक्सेप्शंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, उन एक्सेप्शंस के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। आर ने प्रॉमिस किसको किया है? गलत, पी को किया है। क्यू को कहां जानता है वो? प्रॉपर्टी किसने किसको बेचा? पी ने आर को। तो आर किसको प्रॉमिस करेगा? पी को कि मैं ये पैसे क्यू को दे दूंगा। तो उन हालात में क्या क्यू आर पर केस कर सकता है पैसे लेने के लिए? आंसर इज नो, क्योंकि क्यू और आर आपस में एक दूसरे को जानते तक नहीं है। देखो आगे पहला केस, इन केस ऑफ अ ट्रस्ट a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee। तो पहला एक्सेप्शन है बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट। फर्स्ट एक्सेप्शन देखना ध्यान से, बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको उस ट्रस्ट से फायदा होने वाला है। जैसे फादर ने एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में बेनिफिशियरी बनाया सन को कि, और अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दिया और बोला कि अब ट्रस्ट से जो इनकम होगा प्रॉपर्टी से वो किसको दिया जाएगा? सन को दिया जाएगा। सन कौन है? बेनिफिशियरी है। कि ये एग्रीमेंट जो हुआ ट्रस्ट बना करके, ये हुआ सेटलर और इसके बीच में, ट्रस्टी के बीच में। ध्यान देना अभी, सेटलर और ट्रस्टी कौन होता है? जैसे जो ट्रस्ट से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है वो सेटलर है, और ट्रस्टी जो ट्रस्ट के इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे, उनका ध्यान रखने वाले लोग ट्रस्टी कहलाते हैं, जो सब कामकाज देखेंगे। लेकिन उसका बेनिफिशियरी कौन है? सन, मतलब एक अलग पार्टी। सन को उससे क्या होने वाला है? फायदा। अब आगे क्या हो रहा है देखना। तो therefore in case of a trust a beneficiary can enforce his right under the trust though he was not a party to the contract between the settler and the trustee। सेटलर जो वो लोग हैं जिन्होंने ट्रस्ट फॉर्म किया था। ट्रस्टी कौन है? जिन्होंने ट्रस्ट बनाते समय साइन मारा है कि हम ट्रस्टी रहेंगे और हम इनको इनका सारा कामकाज देखेंगे। लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? जिसको फायदा होने वाला। तो जिस समय ये एग्रीमेंट हो रहा था बेनिफिशियरी कहीं भी पिक्चर में नहीं था, लेकिन बाद में अगर बेनिफिशियरी को पैसे नहीं मिलते हैं टाइम टू टाइम, जो ट्रस्ट में लिखा है ट्रस्ट डीड में, तो बेनिफिशियरी केस कर सकता है और पैसे वसूल कर सकता है। ये एक्सेप्शनल केस है। क्या है ये? एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी। क्लियर हो गया पॉइंट अभी? सेकंड है इन केस ऑफ ए फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट देखना ध्यान से अभी। इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर डिड्यूस्ड इन राइटिंग, मतलब जो टर्म्स कंडीशन थे सेटलमेंट के वो राइटिंग में लिखे गए थे, the members of family who originally had not been the parties to the settlement may enforce the agreement। तो जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट पर सारे मेंबर्स के साइन हो।
हो सकता है कि कोई मेंबर उस समय था ही नहीं, जैसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है उसमें जिस समय वो सेटलमेंट हुआ उस समय कौन कौन थे, तो सपोज दादाजी थे और दादाजी के 2 बेटे थे, X1 X2 और एक डॉटर थी X3। लेकिन बाद में क्या हुआ, X2 की शादी हुई तो मिसेस X2 भी आ गई और मास्टर X21 भी आ गया। लेकिन एग्रीमेंट जब हुआ था फैमिली का सेटलमेंट, ये लोग पिक्चर में थे ही नहीं और ये लोग थे उस समय, ये लोग इनके बीच में तय हुआ। सेटलमेंट का मतलब सारा जो बिजनेस है, कारोबार है फैमिली का, प्रॉपर्टीज है, उसका बंटवारा किस तरह से होगा ये सब तय हो गया। इसमें हो गया पेन एंड पेपर में। तो जो हिस्सा इनको मिलेगा फर्दर उसमें से हिस्सा इनको भी मिलेगा। तो बाद में ये लोग तो वहां पिक्चर में थे नहीं, लेकिन तब भी ये लोग डिमांड कर सकते हैं। ये लिखा है इन केस ऑफ क्या, फैमिली सेटलमेंट, मतलब जिसमें थर्ड पार्टी भी हिस्सेदार बन जाएगा, खड़ा हो जाएगा कि मेरे को भी चाहिए हिस्सा। क्लियर हो रहा है? तो ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस। तीसरा एक्सेप्शनल केस है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तीसरा मामला है ये। देखना क्या है ये। In case of a certain marriage contract, the female member can enforce the provision for marriage expenses made on the partition of HUF. अगर HUF का पार्टीशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पार्टीशन, तो वैसे केस में फीमेल मेंबर भी अपना मेंटेनेंस के लिए हिस्सा मांग सकती है, मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसेस की डिमांड कर सकती है, खर्चा मांग सकती है। अभी ध्यान देना यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये पुराना लॉ था कि फीमेल मेंबर मतलब X3 कौन है, ये डॉटर है फीमेल। तो वैसे केस में डॉटर की तो कल शादी हो जाएगी तो वो तो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन बाद में सपोज पुराना लॉ ये था कि सपोज ये विडो हो जाती है एग्जांपल, तो ये इस फैमिली में से अपना मेंटेनेंस का पैसा मांग सकती है। लेकिन नया लॉ ये कहता है हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के बाद कि फीमेल मेंबर इक्वली पार्टनर है यहाँ पर और वो मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, पूरा हिस्सा मांग सकती है। एज ऑन टुडे ये लॉ है। तो सोचो कि यहाँ पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में फीमेल मेंबर को सिर्फ मेंटेनेंस नहीं बल्कि अपना हिस्सा मांगने का भी अधिकार है। अगला पॉइंट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, देखते हैं क्या है ये। पॉइंट का नाम होगा असाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और चिनाया वर्सेस रमैया का केस लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। देखो क्या है, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, a provision may be made for the benefit of a person. He may file the suit though he is not a party to the agreement. याद करो वो मदर थी, उसका भाई था अंकल और एक उसकी बेटी थी। तो वैसे केस में जो अंकल था, बेटी ने जो प्रॉमिस किया था उसके बेसिस पर अंकल केस कर सकता था, पैसे मांग सकता था और माना जाएगा कंसीडरेशन, भले ही उसने ना दिया हो किसी और ने दिया है तो भी। तो ये है असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो अंकल था वो असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसको हक होगा अपना पैसा मांगने का। क्लियर है? बोलो। तो देखो अगला पॉइंट है इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी अगला पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपेज, पांचवा पॉइंट। देखो क्या है, where the promiser by his conduct acknowledges himself as an agent of third party. प्रोमिसर अपने आप को थर्ड पार्टी का एजेंट मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। Considered himself, acknowledges himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation toward third party. For example, if L gives M to rupees 3,20,000 to be given to M, तीन लोग हैं यहाँ पर, L, M, N। बोल रहा है if L gives to M, L ने M को रुपीज 3,20,000 दिया और बोला कि तुम इसे किसे दे देना, N को, और M
तैयार है, एम कह रहा है एल को कि हाँ मैं ये पैसे एल को दे दूंगा, मतलब ये अपने आप को एजेंट बता रहा है किसका, एन का। इस तरह से तो कल को अगर ये पैसा नहीं देता है तो एन केस कर सकता है एम पर, क्योंकि एम ने एक्सेप्ट किया था। समझे आप? तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एम इन्फॉर्म्स एन दैट इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम। एम इसको इन्फॉर्म भी कर देता है कि हाँ मेरे पास तुम्हारा 3,20,000 रुपए है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद एम रिफ्यूजेस टू पे द मनी, एम विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉर्मर दैट इज एम। क्यों? यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट हुआ था इस वजह से, इसने एक्नॉलेज किया था कि ये इसके एजेंट के रूप में एक तरह से काम कर रहा है या करेगा। ठीक है ना? अगला पॉइंट है इन केस ऑफ कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब लीगल एग्रीमेंट। Running with the land, the person who purchases land with notice that the owner of land is bound by certain duties affecting land. The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, चलो देखते हैं। In case of a covenant running with the land, मतलब एक लीगल एग्रीमेंट लैंड के साथ जुड़ा हुआ था। The person who purchased land with notice, उसे पता था that the owner of land is bound by certain duties affecting land. ध्यान देना, एक मिस्टर एक्स है, उनके पास एक लैंड था, उन्होंने बेच दिया मिस्टर वाई को, सेल कर दिया। मिस्टर वाई को इस बात की जानकारी थी कि इस लैंड के साथ कुछ टर्म्स कंडीशन से, लीगल प्रोविजन से जो फुलफिल करने पड़ेंगे, आगे जाकर के उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये बात मिस्टर वाई को पता थी। आगे क्या हुआ देखो, तो देखो, द पर्सन हु परचेजेस लैंड with notice that the owner of land is bound by certain duties, इसको पता था कि जो भी इसका ओनर बनेगा उसे कुछ ड्यूटीज फुलफिल करने पड़ेंगे, लीगल ड्यूटीज हैं। The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. सेलर मर गया और एक मिस्टर एक्स का जो सन था वो अभी जिंदा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये सन इसको इन्फोर्स कर सकता है कि जो ड्यूटीज तुमने यहाँ पर एक्सेप्ट किया था, एज्यूम किया था, उसे तुम पूरा करो। अगर ये वाई उन ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहा है तो समझ में आ रहा है? कौन कौन यहाँ इन्फोर्स कर सकता है? थर्ड पार्टी। ये क्या पार्टी था कॉन्ट्रैक्ट का? नहीं, लेकिन यहाँ पर अलाउ किया गया इन केस ऑफ लीगल एग्रीमेंट। अगर सक्सेसर ऑफ सेलर है वो भी बाउंड कर सकता है उस बायर को कि तुम्हें इन ड्यूटीज को क्या करना होगा, फुलफिल करना पड़ेगा। और सातवां और आखिरी एक्सेप्शन है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट, तो देखो, द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट हैज एक्टेड विदिन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। सुनो, एक प्रिंसिपल है मिस्टर एक्स, उन्होंने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा वाई को। वाई अपने प्रिंसिपल के नाम से कारोबार कर रहा है, माल खरीदता है और उसको बेचता है, ठीक है? तो अब यहाँ क्या बोल रहा है? द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय एजेंट। तो एजेंट के द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को फोर्स कर सकता है। मतलब कल को एजेंट की सपोज डेथ हो गई, एक एग्जांपल, और एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था माल खरीदने बेचने का कुछ भी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर प्रिंसिपल डायरेक्टली थर्ड पार्टी को चेस कर सकता है कि तुम ये ट्रांजैक्शन को क्या करो, पूरा करो। थर्ड पार्टी क्या कह रहा है उससे कि तुम कौन हो? तो ये नहीं कह सकता थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता था कि ये कौन है। कौन है? प्रिंसिपल है, क्योंकि एजेंट तो एज एन एजेंट ही काम कर रहा था। एजेंट तो एजेंट है ये बोलकर ही काम कर रहा, समझ में आ रहा है? तो वैसे सिचुएशन में थर्ड पार्टी उस प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि आप स्ट्रेंजर हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आप केस नहीं कर सकते, केस कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेप्शन है, जिसमें स्ट्रेंजर भी केस पर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर केस कर सकता है। जैसे बेनिफिशियरी ऑफ ए ट्रस्ट, ट्रस्ट का जो बेनिफिशियरी होता है वो तो सिर्फ उसको बेनिफिट मिलना है, बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो तो पागल होगा। उसको मान लो सपोज तय हुआ था कि जितना भी प्रॉपर्टी से रेंट आएगा, इनकम आएगा, हर महीने कम से कम 1 लाख रुपया
बेनिफिशियरी को मिलेगा, कुछ दिनों तक मिला, बाद में नहीं दे रहे थे, तो वैसे सिचुएशन में बेनिफिशियरी केस कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसे बेनिफिशियरी बनाया गया। सेकंड, फैमिली का सेटलमेंट है, तो जो मेंबर नहीं भी थे उस समय जब सेटलमेंट हो रहा था, लेकिन बाद में वो परिवार का हिस्सा है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के केस में मैरिड डॉटर भी क्या कर सकती है, केस कर सकती है। साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके फेवर में कोई पेमेंट करने की बात की गई है या कुछ देने की बात की गई है, तो वो थर्ड पार्टी क्या कर सकता है, केस कर सकता है उस पर्सन पर जिसने वो लायबिलिटी एज्यूम किया था। एक्नॉलेजमेंट ऑफ और क्या स्टॉपेल, मतलब कोई पार्टी बोल रहा है कि हाँ मैं एजेंट के रूप में काम करूंगा, एम ने बोला कि मैं इनको पेमेंट कर दूंगा, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता। लीगल एग्रीमेंट जो अभी हम पढ़े कि सपोज कोई ऑलरेडी हमने एग्रीमेंट के थ्रू, लीगल एग्रीमेंट के थ्रू कोई लायबिलिटी एज्यूम की थी, तो उन लायबिलिटीज को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो सामने वाला जो पर्सन था जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके लीगल हियर्स भी वहां पर प्रेशराइज कर सकते हैं। और लास्ट था कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। तो ये सारे क्या कैसे केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस हैं, कोई दिक्कत। अब सुनो चौथा नंबर पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। Describe the validity of an agreement without consideration. Describe the validity of an agreement without consideration. Agreement क्या बोल रहा है, without consideration. Consideration तो है ही नहीं, तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। तो अब सवाल ये है, वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट या विदाउट कंसिडरेशन, इसको आप ब्रैकेट में वहां पर लिख लो, एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल। एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मतलब ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें नो कॉन्ट्रैक्ट नो रूल भी वैलिड होता है। मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का रूल भी वैलिड होता है, मतलब कंसिडरेशन के बिना भी क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। ऐसे कुछ हर केस नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, और ऐसे केसेस हैं टोटल में 7 यहाँ जो दिया हुआ है। चलो पढ़ें। पहला पॉइंट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर कोई पार्टी मतलब किसी दूसरे पार्टी को कोई गिफ्ट कर देता है, सपोज द हस्बैंड गिफ्ट हिज बिल्डिंग और लैंड to his wife without consideration for natural love and affection, तो it is an impossible act मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो सवाल क्या था, हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट किया और वो भी क्या, रीजन क्या दिया, फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऐसा कभी हो सकता है, आंसर इज नो। तो वहां पर लिख सकते थे फॉर कोई भी रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर टेरर, अंडर प्रेशर, बोलो ये लिख सकते थे। बट क्या वहां लिखना सही है और नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पर ऐसा है, लॉ में लिखा है। तो देखो ध्यान से, कंडीशन टू बी फुलफिल अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, इट मस्ट बी, दूर से पढ़ते हैं। द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सबसे पहले तो ये पढ़ें, बिना कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। In every valid contract, consideration is very important. A contract may only be enforceable when consideration is there. However, the Indian Contract Act contains certain exceptions to this rule. In the following cases, the agreement made without consideration will be valid and enforceable. तो पहला, natural love and affection. It must be made out of natural love and affection between the parties. Parties must stand in near relationship to each other. एक दूसरे को पहले से जानते हो। It must be in writing, और वो राइटिंग में हो, और it must be registered under the law. अगर कोई इमोरल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। तो अगर अननोन लोग एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे